हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत उसका सेकंड चैप्टर देखेंगे, जो कि है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग प्रोसेस देखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से बनाया था ये हम इसमें देखेंगे। तो इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। 1934 में फर्स्ट टाइम एम.एन. रॉय, जो कि कम्युनिस्ट मूवमेंट इंडिया का जो था उसके वो लीडर थे, जिनको एडवोकेट ऑफ रेडिकल डेमोक्रेटिज्म भी कहा जाता है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट टाइम आइडिया दी थी। उन्होंने कहा था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी चाहिए। उसके बाद फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ऑफिशियली डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फॉर फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने कहा था कि फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, और वो भी विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। आउटसाइड किसी का भी उसमें इंटरफेरेंस होना नहीं चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजीज से उनको इलेक्ट करना चाहिए, और एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो इस तरह से बहुत सारी डिमांड आ रहे थे कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनका डिमांड एक्सेप्ट कर दिया था अगस्त ऑफ 1940 में। तो उन्होंने ये डिमांड क्यों एक्सेप्ट किया था? क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था, तो उनको इंडिया के हेल्प की जरूरत थी। तो इसीलिए उन्होंने इंडिया का जो डिमांड था तो उसको एक्सेप्ट कर दिया। तो उसके बाद फिर उन्होंने उसके बाद एक मिशन भेजा इनके नाम पे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप, जो कि एक मेंबर ऑफ कैबिनेट थे। इन 1942 में उन्होंने एक प्रपोजल का ड्राफ्ट दिया था, और उसमें उन्होंने बताया था कि इंडिया के लिए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और उसको वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद उसको अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन उस प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया था। उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया था? कि वो चाहते थे कि इंडिया को दो ऑटोनोमस स्टेट में डिवाइड किया जाना चाहिए, और उस दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बननी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग थी कि उनको सेपरेट एक कंट्री चाहिए थी। तो उन्होंने, लेकिन इस जो प्रपोजल में उस तरह से कोई बात नहीं की गई थी। इसमें सिर्फ एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की गई थी। तो इसीलिए मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर फाइनली दूसरा एक मिशन भेजते हैं, कैबिनेट मिशन फिर भेजते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो फिर उसमें उन्होंने मुस्लिम लीग ने जो मांग की थी दो असेंबली होनी चाहिए, दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, उसको तो कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दूसरा एक जो स्कीम है उन्होंने आगे कर दिया था, और उस स्कीम में उन्होंने एक इस तरह से सिस्टम था कि एक लूज फेडरल गवर्नमेंट होगा, मतलब जो स्टेट है उनको बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी रहेगी, इस तरह से वो बात की गई थी। तो इस जो स्कीम है उनको कांग्रेस और मुस्लिम ने कुछ हद तक उनको वो सेटिस्फाई हो गए, और उन्होंने इस कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट किया था। तो फिर इस कैबिनेट मिशन एक्सेप्ट होने के बाद फिर अब उन्होंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अब कॉन्स्टिट्यूट करने को प्रोसेस शुरू कर दी गई अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन। किस तरह से उसका अब कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कंपोजिशन होगा वो उन्होंने बताया। तो वो हम अब देखेंगे यहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो साइज है वो टोटल 389 मेंबर होगी। उसमें से 296 मेंबर ब्रिटिश इंडिया से हो गए, और 93 प्रिंसली स्टेट से होंगे। ब्रिटिश इंडिया मतलब इंडियन टेरिटरी जो ब्रिटिश डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, और
ये जो है इनडायरेक्टली कंट्रोल, इसके ऊपर प्रिंसली जो यहाँ के किंग्स है उनका डायरेक्ट कंट्रोल था। तो इससे 93 मेंबर आएंगे और इससे 296 मेंबर आएंगे। तो ये जो ब्रिटिश इंडिया है उसमें भी उन्होंने डिवाइड किया था। जो गवर्नर प्रोविंसेस है, जिस प्रोविंस को गवर्नर हो गए वहां से 296 मेंबर आएंगे, और जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस है वहां से 4 मेंबर आएंगे। इस तरह से इन्होंने उसमें कंपोजिशन किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। सेकंड देखेंगे, और जो सीट है, सीट जो हो गए तो प्रोविंसेस के लिए और प्रिंसली स्टेट के लिए 2 जगह से सीट उन्होंने डिवाइड किया था। तो वो सीट भी उस स्टेट की या फिर उस प्रोविंसेस की ऑन द बेसिस ऑफ वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है उसी के आधार पे उन्होंने सीट डिक्लेयर कर दिए थे। रफली 1 सीट फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन, 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए 1 सीट डिक्लेयर किया था। तो इस तरह से सीट का प्रोपोर्शन होगा। इस तरह से सीट को इस प्रिंसली स्टेट और प्रोविंस में डिस्ट्रीब्यूट किया था। और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उसमें किस तरह से उन्होंने सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो उन्होंने इन जो सीट है उनको 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी में डिवाइड किया था। तो अलग अलग कम्युनिटी के लिए उन्होंने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो उस कम्युनिटी मुस्लिम, सिख और जनरल, इस तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो उनको उस कम्युनिटी के कितने पॉपुलेशन है उसी के आधार पे उनको उतनी सीट मिलेंगे। तो जो मुस्लिम है उनको उनके सीट के आधार पे मिलेंगे, उनके पॉपुलेशन के आधार पे उनकी सीट हो गए। सिख के भी उनके पॉपुलेशन के आधार पे सीट हो गए। और जनरल में उन्होंने इन बाकी की जो कम्युनिटी है सभी कम्युनिटी जो इंडिया में थे उनको काउंट किया था, सिर्फ मुस्लिम और सिख इनको छोड़ के। नेक्स्ट देखेंगे, तो जो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे ईच कम्युनिटी से तो उनको कौन इलेक्ट करेगा। तो उनको इलेक्ट करेंगे कम्युनिटी में, उसी कम्युनिटी के मेंबर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में उस कम्युनिटी के जो मेंबर है वो उनको इलेक्ट करेंगे, और वो जो है वो उस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। और उस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरह से होगा, वो मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस प्रोसेस से उनको इलेक्ट किया जाएगा कम्युनिटी मेंबर को। तो ये जो प्रोसेस है, आज जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसको ये प्रोसेस यूज किया जाता है। तो इस तरह से वो कम्युनिटी मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे। और प्रिंसली स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हो गए, तो प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे तो कोई इलेक्शन प्रोसेस नहीं होगा, उनके जो प्रिंसली स्टेट के हेड है वो उनको नॉमिनेट करेंगे। इस तरह से इसमें प्रोविजन दिया था। तो अब हम कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो कुछ पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी, क्योंकि उससे जो प्रोविंस से जो मेंबर थे वो तो कुछ हद तक इलेक्टेड थे, और लेकिन कुछ ये जो प्रिंसली स्टेट से जो मेंबर आने वाले थे तो उनको तो प्रिंसली स्टेट के हेड नॉमिनेट करने वाले थे। और इनको पार्टली इलेक्टेड क्यों कहेंगे, क्योंकि वो जो मेंबर है उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट, मतलब डायरेक्टली लोग तो इलेक्टेड, वहाँ के जो लोग डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करने वाले थे, तो उनको जो प्रोविंशियल असेंबली है उनके मेंबर ही उनको इलेक्ट करने वाले थे। और वो जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर है वो खुद भी लिमिटेड फ्रेंचाइजीज से ही इलेक्ट हुए थे, तो इसीलिए उसको हम पार्टली इलेक्टेड कहेंगे। और ये तो प्रिंसली स्टेट के जो मेंबर थे वो तो पार्टली वो तो नॉमिनेटेड ही थे। और जुलाई अगस्त 1946 में इसी के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन हुआ था। तो उस इलेक्शन में जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उसमें कितने 296 सीट्स थे, तो उसमें से 208 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाती है
15 इंडिपेंडेंस जीतते हैं और 73 सीट मुस्लिम लीग जीत जाती है। और जो 73 सीट जो प्रिंसली स्टेट को रखे थे, तो उन्होंने इस इलेक्शन में भाग ही नहीं लिया था। तो वो चाहते थे कि वो तो उसमें आना ही नहीं चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो इन्होंने इस प्रिंसली स्टेट ने इससे वो दूर ही रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, उनके मेंबर को डायरेक्टली लोगों ने नहीं इलेक्ट किया था बाय अदर फ्रांचाइजेस से। तो लेकिन तो भी उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उस टाइम पे सभी सेक्शन जो इंडिया में थे उस सभी सेक्शन उसमें ऐड किए गए थे। तो उस समय पे उस टाइम पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, SC STs इंक्लूडिंग वुमन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये सभी सेक्शन को उसमें ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उस टाइम पे जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थी इंडिया में उस टाइम पे, तो वो सभी को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऐड किया गया था, एक्सेप्ट सिर्फ उसमें महात्मा गांधी और M.A. जिन्ना वो नहीं थे। बाकी के सभी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी उस टाइम पे जितने भी इंडिया में थे उन सभी को उसमें ऐड किया गया था। अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसका वर्किंग हम देखेंगे इसमें। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है दिसंबर 9, 1946 में। तो उस फर्स्ट मीटिंग को सिर्फ 211 मेंबर उसको अटेंड करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो मुस्लिम लीग के मेंबर है वो उस मीटिंग को बाइकआउट करते हैं। उनको अब उनकी मांग थी कि उनको सेपरेट पाकिस्तान की मांग थी, तो उन्होंने इस मीटिंग को ही बाइकआउट कर दिया। तो ये 211 मेंबर थे, तो उसमें से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया उस मीटिंग का। और वहाँ पे फ्रेंच प्रैक्टिस यूज कर दी गई, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो ओल्डेस्ट मेंबर होगा उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में फिर दिसंबर 11, 1946 में फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उनका प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनती है और वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी इनको चुनती है और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर B.N. रॉय इनको चुना जाता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिसंबर 13, 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक रिजोल्यूशन मूव करते हैं कि जिसको हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा जाता है। और इस रिजोल्यूशन ने ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसका फंडामेंटल और फिलोसॉफी दे दी गई थी। तो इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में उन्होंने ऑब्जेक्टिव दिया था कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा और हम क्या चाहते हैं। तो इसको उस रिजोल्यूशन को हम अब देखेंगे। तो उसमें दे दिया था फर्स्ट, उसका जो फर्स्ट प्रोविजन है वो हम देखेंगे। तो उन्होंने दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अब डिक्लेयर करती है कि इंडिया अब इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक होगा। इसका मतलब इंडिया अब इंडिपेंडेंट होगा। सोवरेन मतलब इंडिया के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा, वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। और रिपब्लिक होगा, रिपब्लिक मतलब इंडिया का हेड ऑफ स्टेट होगा, वो हेरिडिटरी नहीं होंगे, तो उनको यहाँ के लोग उनको इलेक्ट करेंगे। और इंडिया के लोग ही खुद का फ्यूचर गवर्नर्स का कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करेंगे। तो ये एक ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद जो अब ब्रिटिश इंडिया की टेरिटोरी है वो अब इंडियन स्टेट हो गए। और जो दूसरे पार्ट है जो कि आउटसाइड इंडिया में है, और जो अभी के स्टेट और दूसरी टेरिटरी है, वो इंडिया में अगर
वो आना चाहते हैं इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया में, तो वो अब उनका अब यूनियन होगा और उसमें जो टेरिटरी दे दी है उसकी प्रेजेंट बाउंड्री या फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अगर उसको उस बाउंड्री को डिटरमाइन करती है, एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उनका जो स्टेटस है वो ऑटोनॉमस यूनिट का अलॉन्ग विथ रेसिडुअरी पावर एक कायम रहेगा। उनका जो स्टेटस था ऑटोनॉमस यूनिट और उनके पास अब रेसिडुअरी पावर भी होगी, तो वो ऑल पावर यूज कर सकते हैं और अपने गवर्नमेंट के फंक्शन के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ कुछ ऐसी पावर जो कि यूनियन गवर्नमेंट को असाइन की जाएगी वो छोड़ के बाकी सभी जो पावर है फंक्शन और गवर्नेंस वो सब कुछ उनके पास ही रहेंगी। और जो सभी पावर और जो अथॉरिटी होगी सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो वो पीपल के पास से उनको डिराइव किया जाएगा। तो ए पावर और अथॉरिटी जो है सोवरेन इंडिया की या फिर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वो सब कुछ पीपल ऑफ इंडिया के पास से डिराइव की जाएगी। उसके बाद में जो सभी पीपल है इंडिया के उनके इन हक को सिक्योर और गारंटी किया जाएगा, जैसे कि जस्टिस, उसमें सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस इसको सिक्योर किया जाएगा। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ। थर्ड, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप, ओकेशन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी, इनको गारंटीड और सिक्योर किया जाएगा। और एडिक्वेट सेफगार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा माइनॉरिटीज, बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज के लिए, डिप्रेस क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए इनको सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। और इंडिया की जो इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक वो मेंटेन की जाएगी, या इन इट्स सोवरेन राइट ऑफ लैंड, सी, एयर अकॉर्डिंग टू द जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन, इसी की तरह इसको मेंटेन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोविजन है इसका। और जो इंडिया जो एक एंशिएंट लैंड है वो वर्ल्ड में एक राइटफुल और ऑनर्ड प्लेस लेगा, और वो बाद में जो प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड में अपना विलिंग कंट्रीब्यूशन भी देगा। और उस रिजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 में एनोनिमसली एडॉप्ट किया जाता है। और यही जो रिजोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, वही इवेंचुअल कॉन्स्टिट्यूशन को अब शेपिंग देता है। और यही जो रिजोल्यूशन है वही मॉडिफाइड वर्जन है, और वो वर्जन है प्रेम्बल ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, उसी को ही मॉडिफाई करके इंडिया का आज का जो प्रेम्बल है उसको बनाया जाता है। अब हम देखेंगे चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। जब इंडिपेंडेंस एक्ट आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कॉम्पोजिशन में किस तरह से चेंजेस होते हैं। तो इसके पहले जो प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं आते हैं, वो अपने को दूर रखते हैं। लेकिन इस इंडिपेंडेंट एक्ट आने के बाद फिर वो धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ज्वाइन होते हैं। और 28 अप्रैल 1947 में 6 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ज्वाइन होते हैं। उसके बाद
माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट होने के बाद फिर बहुत से जो प्रिंसली स्टेट है वो सब कुछ सभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद जो मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे जिन्होंने बाइकआउट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, और वो इंडियन डोमिनियन के अंदर जो मुस्लिम लीग के मेंबर आते हैं वो भी अब ज्वाइन करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 फॉलोइंग चेंजेस होते हैं पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी वो एक अब फुली सोवरेन बॉडी होगी, और फुली सोवरेन मतलब अब वो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन वो जिस तरह से चाहे उस तरह से बना सकते हैं, और उनको अब पावर मिलती है कि वो एब्रोगेट और अल्टर कर सकते हैं किसी भी लॉ को जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के रिलेशन में बनाया है। सेकंड, तो अब जो असेंबली है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी ही नहीं रहती है, तो वो अब लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन जाती है। तो उसको हम फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया का कहेंगे। अब उनको पास अब लेजिस्लेशन के भी उनको अधिकार दिए जाते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है तो वो दो फंक्शन सेपरेट फंक्शन करती है। तो पहला फंक्शन वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का भी फंक्शन करती है, और जो ऑर्डिनरी लॉ जो जरूरत हो गए उस टाइम पे तो उनको भी इनेक्ट करने का काम एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली करती है। और ये दोनों भी काम सेपरेट डे को परफॉर्म किए जाते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, उसके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जब मीट हो जाती है तो उसके प्रेसिडेंट रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीट एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह जब मिलते हैं तो उसके प्रेसिडेंट रहेंगे जीवी मावलनकर। तो ये दोनों भी फंक्शन कब तक कंटिन्यू रहते हैं जब टिल 26 नवंबर 1946, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम ओवर हो जाता है। तो यहाँ तक ये दोनों भी फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली करते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम खत्म होता है और उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सिर्फ लेजिस्लेटिव का काम करेगी। और मुस्लिम लीग के मेंबर जो है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से विड्रॉ करते हैं, वो अब पाकिस्तान में चले जाते हैं। सभी मेंबर नहीं, जो पाकिस्तान के एरिया में जो इंक्लूडेड है वो वही मेंबर, बाकी के मेंबर तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आ जाते हैं। तो अब जो पहले स्ट्रेंथ थी 389, जिसको कि ओरिजिनली 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान की तरह फिक्स किया गया था, तो वो अब घट के कम हो जाती है, 299 हो जाती है। और जो इंडियन प्रोविंसेस है तो उसमें भी अब 296 पहले दे दी थी, तो अब 229 हो गई। और जो प्रिंसली स्टेट की जो सीट की संख्या है वो 193 से लेके 70 हो गई। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और भी कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का छोड़ के, और लेजिस्लेटिव जैसे कि इन एडिशन टू मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और इनएक्टिंग ऑर्डिनरी लॉ दूसरे कुछ फंक्शन करती है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया की कॉमनवेल्थ के लिए मेंबरशिप में 1946 में रेटिफाई करती है। सेकंड, नेशनल फ्लैग को भी जुलाई 22 1946 में अडॉप्ट करती है। और नेशनल एंथेम्स, नेशनल सॉन्ग्स, इनको भी 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 में प्रेसिडेंट इलेक्ट करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टोटल 11 सेशन हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डे इतना टाइम लगता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर दुनिया के 16 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी किया था, और उसके बाद उनको उन सारे कंट्री का स्टडी करके फिर इंडिया में उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ प्रोविजन ऐड किए थे, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है उसको कंसीडर करने के लिए 114 डे लगे थे, और उसमें टोटल एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में 64 लाख आया था उस समय पे। जनवरी 24, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपना उसका फाइनल सेशन हो जाता है। उसके बाद में फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके बाद वो कंटिन्यू एज एक प्रोविजनल पार्लियामेंट वो कंटिन्यू रहता है, वो उसको अब डिसॉल्व नहीं किया जाता है, तो वो प्रोविजनल पार्लियामेंट रहेगा जब तक न्यू पार्लियामेंट नहीं आता है। न्यू पार्लियामेंट मतलब 1951-52 में जनरल इलेक्शन हो जाते हैं, और उसमें से फिर जो मेंबर आएंगे उसका न्यू पार्लियामेंट बनेगा। तो तब तक जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही एक प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम करती है। अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कमिटीज कौन से हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या किया गया था, तो उनके जो डिफरेंट टास्क है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के, उस टास्क के लिए अलग अलग नंबर ऑफ कमिटी उन्होंने अपॉइंट किए थे। तो उस कमिटी में जो 8 कमिटी है वो मेजर कमिटी थी, उनका काम बहुत इम्पोर्टेंट काम था, और दूसरी जो थे माइनर कमिटीज थी। तो मेजर कमिटी में यूनियन पावर कमेटी, उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उनके चेयरमैन भी थे जवाहरलाल नेहरू। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उनके चेयरमैन थे सरदार पटेल। और ड्राफ्टिंग कमेटी, जिनके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, उनके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। और इस कमेटी में कुछ सब कमेटी भी बनाई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो है रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, वो उनके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7 स्टेट कमेटी फॉर निगोशिएटिंग द स्टेट, उनके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। और 8 जो है स्टीयरिंग कमेटी, जिनके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा बाकी के जो माइनर कमेटी थी उसको भी हम उसको दे दिया, आप सिर्फ देखिए उसको। ड्राफ्टिंग कमेटी, जितने भी इम्पोर्टेंट कमेटी है उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी थी। उसको अगस्त 29, 1947 में बनाया जाता है, और वो 7 मेंबर की कमेटी थी, जिनके डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयरमैन थे, और ये बाकी के 7 मेंबर है। और उनका काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाना। अब ड्राफ्टिंग कमेटी बाकी के भी जो जितनी कमेटी है उसके प्रपोजल को कंसीडर करके एक फर्स्ट ड्राफ्ट बना देती है, और उसको 1948 में पब्लिश किया जाता है। उसके बाद उस ड्राफ्ट को डिस्कस करने के लिए और कुछ अमेंडमेंट प्रपोज करने के लिए पब्लिक में भेजा जाता है, और फिर पब्लिक कमेंट्स, उसको क्रिटिसिज्म एंड सजेशन के बाद दूसरा ड्राफ्ट बनाया जाता है, और उसको पब्लिश किया जाता है 1948 में।
ड्राफ्टिंग कमेटी तो 6 मंथ लेती है, 6 मंथ से भी कम टाइम लेती है टू ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में। और तो उसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 148 डे सिर्फ सिटिंग हो जाती है। अब उस ड्राफ्ट को किस तरह से, अब कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से इनैक्ट किया जाता है वो हम देखेंगे। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है अब फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लाते हैं इन 4 नवंबर 1948 में, जिसको अब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसको फर्स्ट रीडिंग कहेंगे। और उस ड्राफ्ट के ऊपर फिर जनरल डिस्कशन होता है असेंबली में फॉर 5 डेज, 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948 तक। ये हो गया फर्स्ट रीडिंग। उसके बाद सेकंड रीडिंग। तो सेकंड रीडिंग में यहाँ पे क्लॉज बाय क्लॉज ड्राफ्ट को कंसीडर किया जाता है और वो शुरू होता है नवंबर 15 1948 से लेके अक्टूबर 17 1949। इस सेकंड रीडिंग को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसको क्लॉज बाय क्लॉज कंसीडर किया था। तो इस स्टेज में 7653 अमेंडमेंट प्रपोज किए थे, लेकिन उसमें से 2473 एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिस्कस किए गए थे। तो अब हम देखेंगे थर्ड रीडिंग। तो थर्ड रीडिंग में जो है ड्राफ्ट, थर्ड रीडिंग में इस ड्राफ्ट को फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लेके आते हैं और वो शुरू होते हैं नवंबर 15 1948 में। वहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट एक मोशन मूव करते हैं उसको पास करने के लिए इन नवंबर 26 1949 में। तो उस ड्राफ्ट के ऊपर अब सब मेंबर उस टाइम पे जो थे और प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करते हैं। तो उस टाइम पे 298 मेंबर और प्रेसिडेंट इतनी स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, तो उसमें से 284 उस दिन एक्चुअली प्रेजेंट थे और तो उन्होंने उसके ऊपर साइन किए गए थे। तो जिस दिन ये साइन किए गए थे 26 नवंबर 1949 उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में मेंशन किया गया है। तो उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एडॉप्ट करते हैं उस ड्राफ्ट को। तो उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया था तो उसमें एक प्रीएम्बल 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे। तो जो प्रेम्बल है उस कॉन्स्टिट्यूशन का उसको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उसको फिर इनेक्ट किया जाता है। तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वो लॉ मिनिस्टर थे उस टाइम पे, तो वही कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट उसको पायलट करते हैं और लीड करते हैं वो बनाते टाइम। और उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान है उसमें। और वो जितने भी उसमें से प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उसके ऊपर चर्चा के लिए रखते थे और उन सब प्रोविजन को उनके लॉजिकल, फोर्सफुल और पर्सुएसिव आर्ग्यूमेंट से वो असेंबली में रखते थे और उनको पास करते थे। तो उनका जो इतना बड़ा इम्पोर्टेंट योगदान है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, तो उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है या फिर चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर मॉडर्न मनु भी उनको कहा जाता है। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ प्रोविजन जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन एंड शॉर्ट टाइटल। उनको
नवंबर 26 1949 में ही वो इन फोर्स में आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे उसी टाइम पे। तो उसी जब वो एडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 में, उस टाइम पे वो कम इन फोर्स में आ गए थे। लेकिन बाकी के जो भी कुछ प्रोविजन थे वो 26 जनवरी 1950 में वो कम इन फोर्स में आए थे, और उस डेट को कहा जाता है डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट, और उसको इंडिया में रिपब्लिक डे से भी सेलिब्रेट किया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को क्यों स्पेशली चूज किया था, क्योंकि बिकॉज उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट है 26 जनवरी का, क्योंकि ऑन दिस डे इन 1933 में उस 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया था, क्योंकि लाहौर सेशन में दिसंबर 29 के सेशन में उस डे को डिक्लेयर किया गया था पूर्ण स्वराज डे। तो इसीलिए उस 26 जनवरी को ही डेट ऑफ कमेंसमेंट स्पेशली चूज किया गया था। अब उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट होता है, तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके ऑल इनेक्टमेंट अमेंडिंग और सप्लीमेंट्री लेटर एक्ट वो सब अब रिपील हो जाते हैं। अभी ये जो इंडिपेंडेंस एक्ट है और गवर्नमेंट एक्ट उनके अब वो रिपील हो जाता है, अब उसके अब इंडिया में वो नहीं लागू हो गए। लेकिन अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1945 वो कंटिन्यू रहता है। अब नेक्स्ट देखेंगे एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन स्टिल प्रोग्रेस अब शुरू ही रहते हैं, तो उसी टाइम पे जुलाई 8 1946 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट करती है, जिसका पर्पस था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए किस चीज़ों की जरूरत होगी उसको प्रिपेयर करने के लिए वो कमेटी बनाई जाती है। उसमें एक मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, उसके चेयरमैन थे, और बाकी के 7 मेंबर थे। उसके बाद चेयरमैन के प्रपोजल से कृष्णा कृपलानी उनको कोऑप्टेड एज अ मेंबर एंड कन्वीनर ऑफ द कमेटी बनाया जाता है। तो उस कमेटी के 2 सीटिंग होते हैं। फर्स्ट सीटिंग दिल्ली में हो जाती है और सेकंड सीटिंग बॉम्बे में हो जाती है। तो ये जो कमेटी है तो सिर्फ कुछ नोट्स प्रिपेयर करती है, उसके बाद और बाकी की चीजें को भी वो डिस्कस करती है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का की एडॉप्टिंग प्रोसेस किस तरह से होगी। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वेरियस कमेटी होगी उसको किस तरह से अपॉइंटमेंट किया जाएगा, और जो ड्राफ्ट होगा, ड्राफ्ट ऑफ रिजोल्यूशन, मतलब जो ऑब्जेक्टिव होगा कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस तरह से फर्स्ट सेशन में मूव करना है, इन सब बातों का इन्होंने इस कमेटी में डिस्कस हुआ था। तो इस कमेटी का जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बारे में ग्रैनविले ऑस्टिन, जो कि एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि इट वाज द कांग्रेस एक्सपर्ट कमिटी है, वही इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रोड यहाँ पे इस कमिटी ने ही सेट किया था, ऐसे इनका ऑब्जर्व है। तो ये जो कमेटी के मेंबर है वर्किंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कैबिनेट मिशन स्कीम, इस फ्रेमवर्क में ही वो वर्क करते हैं कैबिनेट मिशन की, और वो कुछ सजेशन देते हैं अबाउट द ऑटोनोमस एरिया के बारे में, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर के बारे में,
और जो प्रिंसली स्टेट के इशू है और अमेंडिंग पावर, इस सब के बारे में सजेशन देते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन का ड्राफ्ट करते हैं, और वो जो ड्राफ्ट है वो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उससे ही रिजेंबल करता है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज थे। नेक्स्ट देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, तो कौन से ग्राउंड पे क्रिटिसाइज किया है वो हम देखेंगे। फर्स्ट जो है, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ऐसा क्रिटिक्स का मानना है, क्योंकि क्रिटिक्स आर्ग्यूड दैट कि उसके जो मेंबर थे उनको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया गया था बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज। तो इसके द्वारा उनको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया गया था, तो इसलिए एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। दूसरा क्रिटिक्स का मानना है कि एक सोवरेन बॉडी भी नहीं है, क्योंकि उसको जो क्रिएट किया था बाय द प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके प्रपोजल पे उसको क्रिएट किया गया था, तो उसको हम सोवरेन नहीं कह सकते हैं। और उसके जितने भी सेशन होते थे तो वो भी सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन से ही होते थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऊपर और एक क्रिटिक होता है, वो ये है कि टाइम कंज्यूमिंग। तो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाते टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लिया था, 2 साल से भी ज़्यादा टाइम लिया था, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ 4 मंथ में बनाया था, तो एक टाइम कंज्यूमिंग भी इसके ऊपर क्रिटिक्स किया जाता है। नेक्स्ट है डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था, तो ये ग्रेविले ऑस्टिन जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, वो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी वन पार्टी बॉडी है और फॉर एसेंशियली फॉर वन पार्टी कंट्री। और वो ये भी कहते हैं कि असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। नेक्स्ट, लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत ज़्यादा लॉयर्स और पॉलिटिशियन ही थे, और वो पॉइंटेड आउट करते हैं कि जो बाकी के सेक्शन है उनको ज़्यादा सफिशिएंटली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो यही वो रीज़न है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बल्किनेस है और उसमें कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, क्योंकि उसमें लॉयर और पॉलिटिशियन वो उसमें ज़्यादा थे। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है उसके ऊपर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ये डोमिनेटेड बाय हिंदूज। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत ज़्यादा हिंदू डोमिनेट बॉडी थी। तो लॉर्ड विस्कंट साइमन कहते हैं कि ए बॉडी ऑफ हिंदूज, ये सिर्फ एक हिंदूज की बॉडी है। और विंस्टन चर्चिल भी उसके ऊपर कमेंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, ऐसा वो कहते हैं। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तो इलेफेंट फर्स्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सिंबल जो है इलेफेंट को एडॉप्ट किया गया था। सेकंड, BN राव उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, मतलब लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। थर्ड, HVR अयंगर वॉज सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सेक्रेटरी थे। एंड SN मुखर्जी जो थे वो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। चीफ ड्राफ्ट्समैन मतलब जितने भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बनाए जाएंगे उसको एक लैंग्वेज देने का जो कमेटी थी उसके वो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, उस कमेटी के वो चीफ थे। नेक्स्ट, प्रेम बिहारी नरेन रायजादा जो है वो कैलियोग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थे, मतलब उनकी हैंडराइटिंग थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को, और उन्होंने इटालियन स्टाइल में वो लिखा था। और उस ओरिजिनल
वर्जन जो है उसको ब्यूटीफाइड और डेकोरेट किया था शांति निकेतन के आर्टिस्ट, जिसमें कि नंदलाल बोस और बेहर राम मनोहर सिन्हा थे। 7 बेहर राम मनोहर सिन्हा जो है उन्होंने ओरिजिनल प्रेम्बल को भी इल्यूमिनेटेड किया था और उसको कैलियोग्राफ्ट किया था प्रेम बिहारी नरेन रायजादा ने। 8 जो हिंदी वर्जन है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का उसको कैलीग्राफी किया था वसंत कृष्ण वैद्य और डेकोरेट किया था, डेकोरेट एंड इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस। एक कुछ हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का प्रोविजन नहीं दिया था हिंदी लैंग्वेज के बारे में, लेकिन उसके बाद रिगार्डिंग हिंदी लैंग्वेज 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 में एक अमेंडमेंट करके आर्टिकल 394A उसको इंसर्ट किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट पार्ट्स है। और उस आर्टिकल में फॉलोइंग प्रोविजन दे दिए थे। फर्स्ट, प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होगी कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करेंगे और हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करते टाइम वो कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसकी स्टाइल और लैंग्वेज में सुटेबल होने के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी में ट्रांसलेशन हुए हैं तो जितने भी अमेंडमेंट हो गए तो उसका सेम मीनिंग होना चाहिए जो कि इंग्लिश टेक्स्ट में है। अगर उसमें कोई डिफिकल्टी आ जाती है तो प्रेसिडेंट के पास पावर होगी कि वो हिंदी टेक्स्ट को रिवाइज कर सकते हैं सुटेबली कि उसका मीनिंग सेम होना चाहिए। और जो ट्रांसलेशन किए हैं इंग्लिश टू हिंदी में उसके जो जितने भी अमेंडमेंट हो गए तो उन सब अमेंडमेंट का वो किसी पर्पज के लिए वो एक ऑथोरेटिव टेक्स्ट हो गए, उसकी सेम वैल्यू होगी जो कि इंग्लिश ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की है।